है ना। दीदी ने वो रील भी देखी थी जो आपने भेजी थी। ओके। देखिए, तो लास्ट में हमने क्या किया था, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, राइट। रियल जीडीपी में क्या होता है, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, ठीक है, एंड नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर का प्राइस लेते हैं, राइट, ठीक है। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है, बट इन नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होएगा, बिकॉज यू आर टेकिंग द करंट ईयर का प्राइस, ठीक है। तो महंगा या सस्ता होगी ना चीज़ें, तो उसका असर पड़ेगा ही भाई, जब आप प्राइस चेंज हो रहा है तो, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। देन इस पे हमने छोड़ा था लास्ट में, ये नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, या इसको प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, चल इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है क्लास। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या सीखा था, अभी हमने किया था कि प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू होता है नॉमिनल अपॉन रियल, है ना, यही था ना, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 125, राइट। नॉमिनल जीडीपी वी हैव टू कैलकुलेट दैट, राइट, एंड रियल जीडीपी 500 गिवन है इनटू 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, हाँ, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, 125 इंटू 5 विच इज 625, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा था। ओके, मैं अपना लिखा हुआ मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, देख लो आप आंसर। ओके है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो सिमिलर ही है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ही सिमिलर है, वही सेम फॉर्मूला ही लगेगा भाई, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 150, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 500, ठीक है, रियल जीडीपी हमें निकालना है इनटू 100, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 अपॉन 150 इंटू 100, है ना, ये 150 इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल मैथ्स है, तो ये 0 से 0 कट गया, देन 5 10 जा 5 3 जा, तो 10/3 कितना होता है, 3.33, 33333 इंटू 100, तो 333.33, ठीक है। तो रियल जीडीपी इज 333.33, ओके। तो ये मैं अपना लिखा हुआ हटा देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सको, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, तो आप थोड़ा शांति से देख सकते हो अभी इसको। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला ही लगा है, नथिंग ग्रेट। अच्छा, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं हम, भाई रियल जीडीपी है 333 एंड नॉमिनल जीडीपी है 500, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो सामान आपको बेस ईयर में 333 का मिलता था, वो आज की डेट में हमें 500 का मिलता है, 500 का मिलता है, राइट। महंगा हो गया ऑब्वियसली, मतलब अराउंड करीब करीब 167 रुपीज़ महंगा हो गया वो, ठीक है। ये देखिए, चलो इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये है इंडिया जो है अभी वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है ना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ठीक है। एंड एज पर दी प्रेडिक्शंस या एस्टिमेट्स, आई थिंक विद इन 4-5 years इंडिया विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि आज भी इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना, अराउंड 6.57% से ग्रो कर रही है इंडिया, ठीक है। बाकी कंट्रीज जो है वो
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 2-3% से ग्रो करती हैं, ठीक है, ओके। फिर हमारे पॉपुलेशन का भी बेनिफिट है ना, हमें पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से कंजम्पशन ज़्यादा होती है, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा मतलब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी की तो डेफिनेशन ही वो है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, है ना। तो पॉपुलेशन का ये हमें फ़ायदा भी है, ठीक है, ओके। तो ये देखो हमने ये यूके से हम लोग आगे निकल गए हैं। देखो अंग्रेज़ों ने कभी हमारे ऊपर राज किया था, हम नहीं, हाँ राज भी कर लिया, हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन तो गया था ऋषि सुनाक वहाँ का, ठीक है, 2-3 साल रहा था ना, पूरा टर्म तो शायद नहीं किया उसने, ठीक है। एनीवेज मतलब इंडिया हैज सरपास्ड यूके एंड इंडिया इज नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में? अराउंड 195 to 200 है ना, तो करीब करीब 200 कंट्रीज में 5वें नंबर पे है। हाँ, खैर ये भी है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में ही है, ये बात भी, ठीक है, ओके, करते हैं आगे। द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, पहले पढ़ लो इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए जो जोग्राफिकल टेरिटरी होती है ये वो तो क्या होती है, वो तो एरिया होता है हमारा, फिजिकल एरिया ना। जैसे इंडिया की डोमेस्टिक जोग्राफिकल टेरिटरी तो क्या होगी, जो हमारा इंडिया का जो नक्शा है, ठीक है, ये जो एरिया है पूरा, ये सारा ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है जोग्राफिकल सेंस में, ठीक है। इवन पानी का भी होता है, जो ओशियन जो होता है ना, कुछ यूएन का एक कुछ रूल्स होते हैं कि एक सर्टन एरिया तक इंडिया का वाटर होगा, अच्छा, जो पास में होता है हाँ हाँ, जैसे तो वो एक एरिया डिफाइंड होता है कि इतनी दूर तक, इसके बाहर जाओगे तो जैसे पाकिस्तान का एरिया होगा, जैसे आपने सुना होगा ना अक्सर कि इंडिया के जो फिशरमैन है उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया, या पाकिस्तान के फिशरमैन को इंडिया ने पकड़ लिया। श्रीलंका के साथ भी होता है, श्रीलंका तो मतलब हाँ नज़दीकी है ना, पाकिस्तान भी नज़दीकी है, तो इनके साथ भी होता है ऐसा। कई बार हमारे फिशरमैन इनके एरिया में चले जाते हैं तो इनके जो नेवी वाले हैं वो पकड़ लेते हैं उनको, ठीक है, या इनके यहाँ आ जाए तो हम पकड़ लेते हैं उनको, ठीक है। वो तो खैर बाद में छोड़ देते हैं तो वेरीफाई करके, क्योंकि फिशरमैन जो होते हैं वो बाय मिस्टेक भी आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, खैर एनीवेज। तो हमारा पर्पस क्या है, इंडिया की जो ये है जोग्राफिकल टेरिटरी और ये वाटर बॉडीज़, ये तो ये जोग्राफिकल एरिया, इवन एयर भी। आप ये देखो ना, आपको अगर यहाँ से इंडिया के इस एरिया से अगर बाहर कॉल करनी है, आपको पाकिस्तान में कॉल करनी है तो ISD लगेगा ना, इंटरनेशनल कॉल रेट्स लगेंगे ना। इट मीन्स वो तो हवा में जाते हैं ना सिग्नल, इट मीन्स योर लैंड, वाटर, एयर, तीनों जो है वेल डिफाइंड होती है फिजिकली कि ये इतना इंडिया का है। तो सर अगर हमें बाहर कंट्री में फ़ोन करना हो तो कैसे करें? नहीं, वो तो फ़ोन तो इसी से, आजकल तो इसी से हो जाता है। पहले ज़माने में होते थे ISD के लिए अलग से वो होता था, फोन्स आते थे हाँ, उनके लिए अलग से, ऑफिस उसके अलग जाना से, पड़ता हाँ था। वो अलग, पहले ISD। आजकल तो मुझे यहाँ से US कॉल करना हो तो खैर आजकल तो लोग ऑनलाइन ही कर लेते हैं, इतनी ऑप्शंस, और कॉल भी करो तो नाउ डेज इट्स, मैं अभी US में किसी फ्रेंड का नंबर डायल करो, इसी से हो जाएगा आराम से, ठीक है। खैर चलो, राइट, तो ये जोग्राफिकल एरिया होता है। लेकिन जब इकोनॉमिक टेरिटरी की बात हम करते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब वो एरिया जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे हमारा कंट्रोल है, जिस एरिया में हमारी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली सर्कुलेट कर सकती हैं, ठीक है, ओके। तो मेजोरिटी ऑफ इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, वो किसी और की थोड़ा ना होगी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी दिल्ली में ही जो US की एम्बेसी है, हर एक कंट्री की एम्बेसी है ना, तो US एम्बेसी का जो एरिया है चाणक्यपुरी में, अब US एम्बेसी में वो कितना स्टाफ रखेंगे, उनको कितनी सैलरी देंगे, है ना, वो आप अपनी जो भी यहाँ पे सर्विसेज हैं, वीज़ा सर्विसेज एंड ऑल, उसका कितना चार्ज करेंगे, उस पर तो हमारा कंट्रोल
नहीं है, हम थोड़ा ना बताएंगे कि वो अपने लोगों को कितनी सैलरी देंगे, कितने लोग रखेंगे, ठीक है। अपने इस एरिया में वो हाउ व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे डू, ऑब्वियसली इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे वो तो फिर देन वी विल कंट्रोल। जैसे पाकिस्तान वाले हैं, उनके साथ कोई गड़बड़ होती है तो हम भगा देते हैं उनके एम्बेसी से लोगों को, डिप्लोमेट्स को। कुछ भी गड़बड़ हुई है तो उनको वी विल आस्क भाई यू जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, ठीक है। तो लेकिन जो एम्बेसी का जो एरिया होता है, जितने टाइम वो रहेंगे, वो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, इनकी एक्टिविटीज़ पे यूएस वालों का कंट्रोल रहेगा, हमारा नहीं रहेगा। किस बंदे को कितनी सैलरी देनी है वो हमारा काम नहीं है। यूएस एम्बेसी में जो बंदा काम कर रहा है वो उनका काम है। यूएस एम्बेसी वाले जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनके डिप्लोमेट्स हैं, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। तो इसलिए यूएस एम्बेसी भले ही दिल्ली में चाणक्यपुरी में है, लेकिन वहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में नहीं आएंगी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है इंडिया की, राइट। हाँ, इंडिया की जो एम्बेसी है यूएस में वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। हमारी तो एम्बेसी होगी ना यूएस में, हमने उनको यहाँ स्पेस दे रखा है दिल्ली में, उन्होंने भी तो दे रखा है वहाँ, राइट। तो वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, राइट। हर एक कंट्री के साथ ऐसे, ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जो कुछ शिप्स वगैरह होती हैं। मान लो कोई यूएस की कोई शिप आई है इंडियन ओशियन में, ठीक है। इंडियन ओशियन हाँ इस साइड ही है ना, या हाँ इस साइड ही है, इस साइड है इंडियन ओशियन। हाँ चलो कहीं भी ठीक है, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं है, कोई नहीं। मतलब ओशियन में इंडिया के ओशियन में, आई वोंट से इंडियन ओशियन, इंडिया के ओशियन में कोई यूएस की या रशिया की कोई शिप है, दे आर डूइंग सम ड्रिल से एक्टिविटीज़ हियर, ऑब्वियसली इंडिया से परमिशन लेके ही करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने 1 महीने 2 महीने अपनी कुछ एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी। तो इस शिप पे जो भी काम हो रहा है, यहाँ पे जो उनके जो सोल्जर्स हैं, जो भी उनके इंजीनियर्स हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपनी शिप में क्या खाना खाएंगे, क्या कितना उनको सैलरी देती है यूएस को, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, वो हमारा काम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो शिप है ये भले ही इंडिया की ज्योग्राफिकली इंडिया के एरिया में है ये, लेकिन इकोनॉमिकली ये हमारा नहीं है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए डोमेस्टिक टेरिटरी में से हम ये फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज वगैरह को एक्सक्लूड कर लेते हैं और इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी अब आराम से 1 मिनट इसको आप पढ़ेंगे तो अब थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। 1 मिनट लगा के आराम से पढ़ लो। ठीक है, हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको ध्यान रखना होता है। एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, साइंटिफिक स्टेशंस हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने जब डेफिनेशन बताई थी आपको जीडीपी की, तो उसने कहा था उसका एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, हर एक वर्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें हमने देखा था ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा अभी, क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। एक और पढ़ा था, वी इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस है, पहले मैं बताता हूँ, ध्यान से पहले सुनेंगे फिर पढ़ेंगे। फाइनल गुड्स दे आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, है ना, जैसे कि डेफिनेशन में भी था। इंटरमीडिएट गुड्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, ठीक है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, अदरवाइज तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी ना उनकी, ठीक है। ये डबल काउंटिंग को थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। 1 2 जो फाइनल गुड्स हैं दे आर ईदर मेंट फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है, जैसे आप अपने घर में मिल्क लेके आए,
तो आप तो उस मिल्क को कंज्यूम करोगे ना भाई, उसकी चाय बनाओगे, कॉफ़ी बनाओगे, ठीक है, या रूह अफ़ज़ा डाल के वो शरबत बनाओगे, वट एवर यू डू विद दैट मिल्क, आप उस मिल्क को कंज्यूम कर रहे हो घर पे, तो वो फाइनल गुड हो गई। वही मिल्क अगर हलवाई ने या रेस्टोरेंट वाले ने लिया तो वो कंज्यूम नहीं करेगा ना उसको। इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो तो उसको रॉ मटेरियल की तरह काम होएगा ना। जो लेंगे वो, हाँ, वो तो जो भी वो चाय बनाएगा या जो भी मिठाई बनाएगा उससे, तो एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा वो मिल्क, ठीक है, ओके, राइट। इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने चेयर्स खरीदी हुई है अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो इनको तो मैं एक साल में तो कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, तो लंबे टाइम चलेंगी, तो क्या ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है? फाइनल तो नहीं, दिस इज नहीं, दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है मेरी। मैं इन चेयर्स को आगे नहीं बेचने वाला हूँ, ना मैं इनको बेचने वाला हूँ, ना इनको चेंज करके कुछ ऑल्टर करके कुछ आगे बेचने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ये तो मेरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, तो ये फाइनल है, ठीक है। हाँ, यही चेयर अगर जैसे मेरे चौक या डस्टर है, उसको हम इंटरमीडिएट लेते हैं, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, वो तो कंज्यूम हो जाती है साथ साथ जल्दी जल्दी। जब आप क्लास करवा रहे हैं तो साथ साथ कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होती हैं, जो या तो कंजम्पशन के लिए है या इन्वेस्टमेंट है। जैसे फर्नीचर इन द इंस्टीट्यूट, फर्नीचर इन द स्कूल, किसी फैक्ट्री में मशीन्स हैं, ठीक है, तो फाइनल है ना, राइट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ओके। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन या फॉर रीसेलिंग। जैसे आपकी शॉप पे जो आती है ब्रेड, आपके घर में जो ब्रेड आती है वो फाइनल है, लेकिन आपकी शॉप पे जो ब्रेड आती है वो इंटरमीडिएट है। भाई आप 20 रुपए की लेके आए और आप आगे उसको 22 की बेचोगे, भाई 2 रुपये आपको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना, दुकान खोली है, दुकान का किराया है, सब है, तो मेहनत लगती है ना, तो आपको तो चाहिए अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो आप तो उसको रीसेल करेंगे, आपने ब्रेड बनाई नहीं, आप उस ब्रेड में कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको रीसेल करोगे, कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड होगी आपको, ठीक है, ओके। इसके एग्जांपल्स, ये सेम एग्जांपल जो हमने बात करी थी, मिल्क बॉट बाय हाउस होल्ड, इट इज फाइनल, एंड मिल्क बॉट बाय अ स्वीट शॉप या रेस्टोरेंट वाला जो उसको चाय बना के देगा, वो इंटरमीडिएट है। मशीन्स, जैसे मैंने कहा, फर्नीचर बॉट बाय स्कूल, फर्नीचर बॉट बाय कोचिंग सेंटर, डिजिटल बोर्ड है, लैपटॉप्स हैं, ऑल दीज आर फाइनल गुड्स, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ओके ओके। ध्यान से देख लो, 2 मिनट लगा के जो बातें बताई हैं उनको रिकैप कर लो। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। ओके, प्लीज राइट द आंसर इन योर रजिस्टर। ये गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है, आंसर लिखो, पहले लिख लो आप, फिर डिस्कस करेंगे।
हो गया, ठीक है। देखिए, मशीन परचेज बाय फर्म, ये तो फाइनल होगी ना, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो इट विल बी फाइनल। चॉक्स डस्टर्स परचेज बाय स्कूल, दिस इज इंटरमीडिएट, ठीक है, क्योंकि ये तो कंज्यूम हो जाते हैं, दीज आर कंज्यूमेबल आइटम्स, है ना। चौक लेके कोई साल भर तक थोड़ा ना रखे रहता है स्कूल वाला, वो तो क्लास हुई, उसमें यूज़ हो गया, ख़त्म, ठीक है। और अब उसका जो उसकी वैल्यू आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड होती है, वो खर्चे में, है ना, स्कूल का जो खर्चा है, फीस है, उसमें वो चौक इंक्लूडेड है, वो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी परचेज बाय फर्म, दिस इज इंटरमीडिएट, नहीं इंटरमीडिएट, हाँ। जैसे मेरी फैक्ट्री है, उसमें जो बिजली है, तो मैं फिर फ़ोन बनाता हूँ उसमें, तो मैं तो सारे खर्चे इस फ़ोन में ऐड करूँ ना भाई, बिजली का खर्चा भी, तो मैंने तो वो बिजली, मैंने तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की वो इंटरमीडिएट हो गई ना, वो मैंने कंज्यूम नहीं की, वो तो उसका मैंने माल बना के बेचा, वो बिजली के चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है, राइट। लेकिन आप घर में जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो वो फाइनल है, क्योंकि आप तो वो बिजली आगे कुछ बेच नहीं रहे ना उस बिजली को यूज़ करके जो बिल आया उस टाइम में आपने कुछ कमाई करी है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, नो, यू हैवंट डन, यू हैव कंज्यूम्ड इट, ठीक है। लेकिन फर्म ने यूज़ किया, कंज्यूम किया, तो इट इज़ एन इंटरमीडिएट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लॉयर्स सर्विसेज अवेल्ड बाय अ लॉ फर्म। देखिए, अगर आपने डायरेक्ट अगर कोई लॉयर लिया तो वो तो फाइनल हो जाएगा, लेकिन लॉ फर्म ने अगर लॉयर लिया है तो वो तो इंटरमीडिएट है ना भाई, वो तो उसको देंगे 10,000 और आगे जो क्लाइंट है उससे लेंगे 12,000, भाई अपना भी तो प्रॉफिट कमाएगी ना लॉ फर्म, ठीक है। जैसे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें टीचर को देंगे 10,000, लेकिन आगे स्टूडेंट से तो 12 लेंगे ना भाई, इंस्टीट्यूट का अपना भी तो खर्चा है। जैसे मैंने अपना पर्सनल लॉयर जो वो किया, तो वो मेरा वो तो फाइनल हो जाएगा ना, वो अगर लॉ फर्म से हाँ, लॉ फर्म वाला कोई लॉयर ले रहा है तो इंटरमीडिएट है, ठीक है। नेक्स्ट, मशीन परचेज बाय अ मशीन डीलर, ये तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि तो रीसेलिंग के लिए है ना, वो कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो रीसेलिंग के लिए, मेरा एक आंसर गलत है, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आए, ठीक है, ओके। सो दीज आर द आंसर्स। ठीक है, ओके, चलो इतना ही रखते हैं, उसका नेहा का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको बोल दूंगी वीडियोस हाँ, देखने वो के लिए, ये आज आप कॉल घर में ये वीडियो देख लेना, बाकी इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। चलो फिर, ओके देन। मैंने आपको बोल दूंगी, देख लो।